हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 24 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सोरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। सोरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। ईरान ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। ईरान ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है। सोरैया उपग्रह लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है। क्यूम 100 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट में ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है। जो यह रॉकेट है क्यूम 100, इसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है, यानी कि ठोस ईंधन पर आधारित यह रॉकेट है क्यूम 100। और इससे किसको लॉन्च किया गया है। सोरैया उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किसका उपग्रह है। ईरान देश का उपग्रह है। 750 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। ईरान के बारे में देख लीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी राजधानी क्या है। तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान में दश्त-ए-लुत और दश्त-ए-कबीर मरुस्थल पाए जाते हैं। ईरान की संसद का नाम क्या है। मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। रामसर स्थान भी कहाँ पर पाए जाते हैं। ईरान में पाए जाते हैं, जहाँ पर 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। नूर उपग्रह यह किसका है। यह भी ईरान देश का ही उपग्रह है। चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। GSAT-20 को अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया था। किस रॉकेट से। तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया था। ये SpaceX कंपनी का रॉकेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। डेनिस फ्रांसिस ये यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। डेनिस फ्रांसिस ये यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं, यह भी आपको नोट करना है। यूएन महासभा इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है और इसमें कुल 193 सदस्य हैं। इसको आप याद रखिए। डेनिस फ्रांसिस कहाँ के हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के देश के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है। डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं और 26 जनवरी 2024 का जो समारोह होगा महाराष्ट्र में, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया है। तो 26 जनवरी 2024 जो महाराष्ट्र में होगा उसमें मुख्य अतिथि किसको बुलाया गया है। डेनिस फ्रांसिस को मुख्य अतिथि बनाया गया है। जो भारत का 26 जनवरी 2024 जो होगा समारोह, उसमें कौन मुख्य अतिथि है। तो वहाँ पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य अतिथि बनाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत का जो 26 जनवरी 2024 का समारोह होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। यूएन के पहले महासचिव कौन थे। त्रिगवेली ये नॉर्वे के रहने वाले थे, ये पहले महासचिव थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर होता है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है। ताई जू यिंग ये महिला एकल की विजेता हैं। ताई जू यिंग ये महिला एकल की विजेता हैं। उपविजेता कौन है इसमें। तो चेन यू फी इनको हराया था इन्होंने। ये कहाँ की, ये चीन की हैं और ये कहाँ की, ये ताइवान की हैं। ताई जू यिंग ये ताइवान की हैं और इन्होंने किसको हराया। चीन की येन यू फी को हराया इन्होंने। पुरुष एकल में विजेता कौन है। सी यू की ये भी चीन के हैं, ये पुरुष एकल में विजेता रहे हैं। पुरुष डबल्स में विजेता कौन है। दक्षिण कोरिया इसमें विजेता रहा है और भारत इसमें उपविजेता रहा है, यानी कि भारत को सिल्वर मिला है। पुरुष डबल्स में सिल्वर किसने जीता है। चिराग और सात्विक इनकी जोड़ी ने सिल्वर जीत लिया है और इनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है, आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ था। ये जो इंडिया ओपन 2024 का आयोजन केडी जाधव स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। केडी जाधव कौन थे। तो ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे। केडी जाधव थे। सीयूकी की पुस्तक, सीयूकी किसकी पुस्तक है। या जो सीयूकी यहाँ पर इनका नाम भी क्या है, शीयूकी है, जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये चीन के रहने वाले हैं। और शीयूकी एक पुस्तक आई थी, किसकी पुस्तक थी, वेनसांग की पुस्तक थी, जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के हैं, इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के हैं और इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता था और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ये गुरु थे, यह भी आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय पर ये बल देते थे और पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए भी इन्होंने बात कही थी, पिछड़ी जाति को आरक्षण दिलाने की बात भी इन्होंने कही थी। पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया? तो पहली बार भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को दिया गया था। इससे पूर्व में जो 2024 में दिया गया, इससे पूर्व में 2019 में दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेंद्र हजारिका, 3 लोगों को दिया गया था। 2 विदेशी कौन से हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों लोग को, ये दोनों लोग विदेशी हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान प्रारंभ करेगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कौन प्रारंभ करेगा? कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा, आपको याद कर लेना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या है? हर घर न्याय इसका उद्देश्य है और इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? न्याय सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, यानी कि न्याय सेतु ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किस लिए लॉन्च किया गया है? कानूनी सलाह को प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ आ रही है, इसलिए इसके उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान स्टार्ट किया गया है। कुल संविधान संशोधन कितने हुए हैं अब तक? तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 106वां कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अभी हाल ही में 128वां बिल पेश किया गया था, उसको 106वां संविधान संशोधन बना दिया गया है और इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। आपको याद रखना है 128वां बिल था और संविधान संशोधन कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कुल अनुच्छेद भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट करने की घोषणा की है? पीएम सूर्योदय योजना स्टार्ट करने की घोषणा की है। पीएम सूर्योदय योजना स्टार्ट करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई। कैसी योजना है? तो यह योजना 1 करोड़ परिवारों के छत पर सौर ऊर्जा लगाने की योजना है। लाभ क्या होगा इससे? तो इससे बिजली का बिल जो आता है वो कम आएगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ग्रीन एनर्जी जो स्वच्छ ऊर्जा होती है उसको बढ़ावा मिलेगा ऐसा करने पर, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है वो स्वच्छ ऊर्जा होती है, तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है जो 2070 का रखा गया है उसको पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। सिक्सटी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने आपदा के समय में हवाई सहायता प्रदान की है, इसलिए इसको पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर किया है? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, या नेपाल में भूकंप आया था, जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उन सभी में इसने मदद की थी, इसलिए इसको यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी है? 51 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। ये संस्थागत श्रेणी में कितनी राशि है? 51 लाख। अगर आपसे पूछता है व्यक्तिगत श्रेणी में तो 5 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है व्यक्तिगत श्रेणी में। 2023 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को यह पुरस्कार 2023 में दिया गया था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब के जाय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सऊदी अरब के जाय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला आलिया भट्ट बन गई हैं। आलिया भट्ट ये पहली महिला बन गई हैं जो सऊदी अरब के जाय अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। इससे पहले महिला बनी है, इससे पहले कई पुरुष हैं जो भारतीय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये सभी लोग पा चुके हैं, लेकिन ये पहली भारतीय महिला हैं। कौन है? हो गई हैं आलिया भट्ट बन गई हैं, आपको याद रखना है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है इसमें? तो मानद एंटरटेनमेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन सऊदी अरब रियाद में इसका आयोजन किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि जाय अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? SR यूनिस को दिया गया है। ये मिस्र के अभिनेता हैं और उनको यह अवार्ड सलमान खान के द्वारा दिया गया। 69वां नेशनल अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? आलू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है। बहुभाषी की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। ये 22 भाषाओं में स्कूली और उच्च शिक्षा के जो कंटेंट होते हैं उनको अनुवाद कर सकता है 22 भाषाओं में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि मातृभाषा में शिक्षा देने की, इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सैंड्स ऐप ये अर्धसैनिक बलों के संचार को सुरक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यहाँ पे आपको बताना है सुस्वागतम ऐप, ये आपको बताना है सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ स्टार्ट किया है? तो साइक्लोन अभ्यास ये मिस्र के साथ होता है। तो दूसरा किसके साथ हुआ है? मिस्र या इसको आप इजिप्ट भी कह सकते हैं। तो मिस्र या इजिप्ट के साथ दूसरा, ये कौन सा है? ये दूसरा है। पहला कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पहला भारत में हुआ था, और दूसरा जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा? वो मिस्र में होगा। किसके साथ होता है? भारत और मिस्र के साथ होता है। मिस्र के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? अब्देल फतेह अल सीसी अभी हाल ही में पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मिस्र अभी हाल ही में ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य भी बना है। तो ये थी फुल पट्टी वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चलाई जा रही है 2023 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की, उनको भी आप जरूर देखें। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।